Good morning, students. Welcome back to my channel. Today we are going to cover the fifth part of chapter number 2 from trade to territory. Let's begin. Today we are going to cover Anglo-Maratha War. ठीक है. It takes place between 1775 to 1819. There were three Anglo-Maratha War. ठीक है. एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. इसमें तीन एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी, तो उसको आज हम डिटेल में समझेंगे. ठीक है. वॉर विद मराठास, तो अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एंग्लो मैसूर वॉर. तो उसी टाइम पीरियड में एंग्लो मराठा वॉर भी हो रही थी. तो क्या रीजंस थे कि जो मराठा के साथ ये वॉर हो रही थी. From the late 18th century, the company also sought to curb the eventual destroy Maratha war. देखो, याद करो तुम कि बैटल की तीन वॉर्स हुई हैं, मतलब तीन बैटल हुई हैं. बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. तो जो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो हुई थी 1761 में. ठीक है. 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है बिटवीन मराठास एंड अफगानिस्तानी. जो अफगानिस्तानी होते हैं उनके बीच में हुई है. ठीक है. तो जो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है इसमें मराठास हार जाते हैं. ठीक है. With their defeat in the third battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. ठीक है. इनका एम था कि ये रूल करना चाहते थे दिल्ली से. तो जब ये 1761, देखो मैं बात कर रहा हूँ 1761 की, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है उसमें मराठास हार जाते हैं और उसके बाद से इनके जो ड्रीम था दिल्ली से रूल करने का वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है. तो क्या होता है, मराठा उस टाइम पर वीक होते चले जाते हैं. दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स. और उसी टाइम पर क्या होता है, जो मराठा है, मराठा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. देखो, मराठा की जब भी मैं बात करूँगा तो तुम्हें याद रखना है ये कौन सा एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया है. ठीक है. जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं वो मराठी लैंग्वेज बोलते हैं और उन्हें बोला जाता है मराठास. ठीक है. तो जो महाराष्ट्र स्टेट है, पहले वहाँ पर एक पोस्ट हुआ करती थी पेशवा. ठीक है. पेशवा की एक पोस्ट हुआ करती थी. जो चीफ मिनिस्टर है ना, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, उसे कहा जाता है पेशवा. तो पेशवा की एक पोस्ट हुआ करती थी जो कि रूल किया करते थे. तो जब ये वॉर में हार जाते हैं, 1761 की वॉर में ये हार जाते हैं, तो जो इनका स्टेट होता है, महाराष्ट्र स्टेट है, उसे डिफरेंट सरदार यानी डिफरेंट चीफ्स के अंडर इसको डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले. ये चार डिवीजन हो जाते हैं. मतलब ऐसे समझ लो कि महाराष्ट्र स्टेट को चार बड़े बड़े मेजर एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है और चार रूलर्स बन जाते हैं. वहाँ पर टोटल 5 रूलर्स हो जाते हैं. ठीक है. जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले आते हैं. ठीक है. ठीक है. दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कन्फेडरेसी, यानी अलायंस रहता है इनका. अलायंस का मतलब क्या होता है, मतलब ये जुड़े होते हैं, इनके साथ संधि रहती है इन चारों की. मतलब ये हैं तो अलग अलग चार रूलर्स जो महाराष्ट्र स्टेट को चला रहे हैं, लेकिन सबके क्या सब एक साथ जुड़े हुए होते हैं. उनके साथ उन सब में क्या होती है, साझेदारी होती है, अलायंस रहता है. किसके अंडर आ पेशवा. पेशवा जो है मेन लीडर रहेगा और वो होता है प्रिंसिपल मिनिस्टर. याद रखना, उन्हें क्या कहा जाता था, प्रिंसिपल मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल मिनिस्टर, मतलब मेन लीडर. Who became its effective military and administrative head were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. ठीक है. The Maratha was subdued in a series of wars. ठीक है.
तो अभी मैंने तुम्हें सिस्टम समझा दिया। महाराष्ट्र में क्या है, देखो ऊपर कौन होगा, पेशवा, उसके बाद यहाँ पर होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले, ये चार ऐसे इनके अंडर होते हैं, यानी इनकी सबकी संधि रहती है, लेकिन मेन ऊपर कौन रहता है, पेशवा रहता है, ठीक है। और ये सब क्या करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और जो आर्मी है उन सबको चलाते हैं, और मराठा आर्मी होती है इनकी, ठीक है। तो 1761 की जो लड़ाई थी उसमें भी ये कमज़ोर हो चुके थे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है ब्रिटिशर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1764 के बाद जब वो बैटल ऑफ बक्सर होती है, उसके बाद से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो अब रूल करने आ चुकी होती है। टेरिटरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाह रही होती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा सके इंडिया से, ठीक है। देखो अभी लास्ट टाइम तो उन्होंने मैसूर में, याद करो कब हुई थी वो पहली वॉर, 1767 में, ठीक है। उसी के बाद 1775 में एंग्लो मराठा वॉर होती है। इसमें तुम्हें जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें वो तुम्हें याद रखनी है कि कौन सी वॉर कब हुई थी, ठीक है, और क्या कारण है। कारण तो तुम्हें एक सिंपल सा याद रखना है, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। अपना जो राज्य है वो बढ़ाना चाह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो रीज़न तो एक ही है, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। लेकिन तुम्हें वॉर्स याद रखनी है कि कौन सी वॉर कब हुई थी। तो एंग्लो मैसूर वॉर जो है उसके बारे में पूरा तुम्हें याद रखना है, और अब तुम्हें मराठा वॉर्स के बारे में याद रखना है। कितनी वॉर हुई हैं टोटल, 3 वॉर्स हुई हैं, और मराठा को ये पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। पहली वॉर होती है 1775 से लेके 1782 तक, ठीक है। 7 साल चलती है ये वॉर। मतलब वॉर इतनी डिटेल्ड वॉर नहीं है ये क्या, बहुत सारे इसके पीछे कारण थे, ये अलग तरीके की वॉर थी। अभी मैं इसको समझाता हूँ। देखो, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द एंग्लो मराठा वॉर, आल्सो राइट द मेन कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो तुम, ठीक है। इसमें तुम्हें बताना है जितनी भी एंग्लो मराठा वॉर्स हुई हैं वो उनके बारे में बताना है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं कि क्या हुआ था उसमें। देखो पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई है 1775 से लेके 1782 तक। देखो 1775 तक आते आते जो इनके 5th पेशवा थे नारायण राव, उनकी डेथ हो जाती है। इनके एक अंकल हुआ करते थे जिनका नाम था रघुनाथ राव। इनके अंकल नारायण राव के अंकल वांटेड टू एक्सेड टू द गद्दी, यानी वो चाहते थे कि वो उन्हें पेशवा बना दिया जाए। इनको, रघुनाथ राव को, ठीक है। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज डिजायर ही जॉइंड हैंड्स विद द इंग्लिश, लेकिन इनको पेशवा नहीं बनाया जाता। नारायण राव के बेटे को पेशवा बनाने की को कहा जाता है। तो इससे नाराज होकर ये क्या करते हैं, जाके अंग्रेजों से हाथ मिला लेते हैं, और दिस वाज अपोज्ड बाय द मराठास, ठीक है। और ये कहते हैं कि आप महाराष्ट्र पे यानी अटैक कर दो, मराठास पे अटैक कर दो, और मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पहली वॉर है एंग्लो मराठा वॉर, ये स्टार्ट होती है। Consequently, a war took place between both the sides, तो लड़ाई होती है और एक ट्रीटी साइन की जाती है। इस वॉर में कोई भी नहीं जीतता है। फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो मराठा वॉर में कोई नहीं जीतता है। तो एक 1782 में बहुत साल हो जाते हैं, मतलब 17, देखो 1775 से चल रही है वॉर, और 1782 तक 7 साल हो चुके होते हैं। तो ये जो वॉर है इसको एंड कर दिया जाता है एक ट्रीटी साइन करके, और वो ट्रीटी होती है यानी पीस एग्रीमेंट, ठीक है। एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सालबाई, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रजिस्ट्रीट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी, ठीक है। और जो टेरिटरीज होती हैं, जो भी जीती होती हैं, वो वापस कर दी जाती हैं, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं समझना, जितना भी एनसीईआरटी में बताया गया है उतना मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना 1775 से लेकर 1782 पे पहली वॉर होती है, और रघुनाथ राव के कारण हुई है ये वॉर। और
इसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है। अब दूसरी वॉर होती है, वो होती है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। याद रखना ये किस टाइम पर हो रही है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सब्सिडरी अलायंस चल रहा था ना, वो हुआ था 1799 में, और कौन लाए थे, लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ले, ठीक है। तो उसी टाइम की बात है ये, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। तो ये फिर से वही होता है, अब जो है रिचर्ड वेलेस्ली जो है अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो अटैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो जो मराठा थे वो पूरी तरीके से डिवाइड हो चुके थे। जो ये चार, जो उसका डिवीजन हो चुका था मराठास का, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, ठीक है, इन सब में। तो ये जो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं ताकि इनका जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स जीत ले, ठीक है। और सेकेंड वॉर में उनकी जीत होती है, किसकी, ब्रिटिशर्स की, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो चुके थे मराठास। तो वहाँ उस टाइम पर ये क्या क्या जीतते हैं, उड़ीसा जीत लेते हैं, और कुछ टेरिटरीज हैं जो नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, ये वाला जो एरिया है ये भी ये जीत लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है इसका आउटकम याद रखना, ठीक है, कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में क्वेश्चन आता है कि क्या क्या जीतते हैं, तो गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, ठीक है। अब हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की बात करते हैं। फिर से एक और वॉर होती है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। इसमें भी देखो रीज़न सेम है कि वो क्या चाह रहे थे, जो अंग्रेज थे वो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के स्टेट्स को कैप्चर किया जाए, और जो छोटे, जो भी उस टाइम पे राजा हुआ करते थे उन पे अटैक करते थे वो लोग, और ये वॉर्स होती थी और उसमें उनको कैप्चर कर लिया करते थे, वो एरिया इनके अंडर आ जाया करता था। अब ये तीसरी वॉर होती है जिसमें ये पूरी तरीके से मराठास को ख़त्म कर देते हैं और अपने अंडर ले लेते हैं। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1819 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and sent away Bithur near कानपुर with a pension, ठीक है। तो थर्ड मराठा वॉर होती है जिसमें फिर से कौन जीत जाता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और जो पेशवा थे उस टाइम पर उनको हटा दिया जाता है और उनको पेंशन देकर कहाँ पर भेज दिया जाता है, बिठूर पे भेज दिया जाता है कि आप जाइए, अब बिठूर में रहिए और आपको पेंशन मिला करेगी। और आज से आपका जितना भी राज्य है वो किसके अंडर आ गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया है, ठीक है। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। तो विंध्या पहाड़ियाँ हैं, उसके जो साउथ में जो ये मराठा वाला एरिया है ये सारा आप किसके अंडर आ चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म होती है। तो ये कब से कब तक हुई थी, पहली 1775 से लेके 82 तक, दूसरी 1803 से लेके 1805, तीसरी 1817 से लेके 1890, ठीक है, याद रखना। अब हम आज दूसरी पॉलिसी की बात करेंगे, द क्लेम ऑफ द पैरामाउंसी, ठीक है। पैरामाउंसी की, जब देखो इसी टाइम पर जब वो मराठास को हरा देते हैं, मैसूर को हरा चुके होते हैं, बंगाल उनके हाथ में होता है, तब जो कंपनी है वो पावरफुल होती जा रही है। तो जब वो पावरफुल होती जाती है तो वो अपने आप को क्या बोलती है कि हम लोग कहाँ पर हैं, हम सबसे ऊंचाई पे हैं, सबसे ऊपर है, ठीक है। तो वो अपने आप को क्या बोल देते हैं, द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। पैरामाउंट क्या होता है, सबसे ऊंची चढ़ाई, चोटी। जब कोई आदमी बहुत अमीर हो जाता तो उसको अपने आप पे वो हो जाता है ना कि मैं सबसे ऊंचा हूँ। तो इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये लगने लग गया था कि वो सबसे ऊंचे हैं। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक पॉलिसी लेके आते हैं वो पैरामाउंट सी कि हम सबसे ऊपर हैं, सबसे सुप्रीम पावर कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस पॉलिसी में क्या होता है, और
कि किस तरीके से इसका विरोध होता है समझते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउ डैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो तुमने देखा ही है कि अब कंपनी ने ना तो समझौता किया ना कुछ किया, सिर्फ क्या कर रहा था, कंपनी क्या कर रही थी, वॉर्स लड़ रही थी और दूसरे की जो टेरिटरीज है उसको अपने अंडर ले रही थी, अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन कर रही थी। और कौन सी पॉलिसी अपना रहे थे ये लोग, अग्रेसिव पॉलिसी। अग्रेसिव पॉलिसी का मतलब होता है लड़ाई वाली पॉलिसीज, वॉर वाली पॉलिसीज, जैसे कि मैसूर में किया इन्होंने और मराठास के साथ किया। तो कौन, ठीक है, तो एक गवर्नर जनरल बनते 1813 से लेके 1823 तक, उनका नाम था लॉर्ड हास्टिंग। ये है वो लॉर्ड हास्टिंग्स, ठीक है। ये एक पॉलिसी लेके आते हैं जिसे कहा जाता है पैरामाउंसी, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस द पॉलिसी, देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में गिवन है, इसे नोट डाउन कर लो। वो इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी गवर्नर जनरल इन इंडिया। कौन गवर्नर जनरल थे जो पैरामाउंसी लेके आए थे, तो लॉर्ड हास्टिंग इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी इन इंडिया। पैरामाउंसी क्या होता है, परम सत्ता, ठीक है, सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर का मतलब क्या है, वो ये पॉलिसी लेके आए थे कि जो भी रूल बनेगा उसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। अपने आप को उन्होंने क्या बना दिया, सुप्रीम पावर, ठीक है, कि हमारी बात मानी जाएगी, हम सबसे ऊपर है। तो ये पॉलिसी लाने का क्या रीज़न था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कंपनीज न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। देखो इसका जो मेन एम था, द कंपनी क्लेम डेट इट्स अथॉरिटी वाज परमानेंट, पैरामाउंट और सुप्रीम। जो इसकी कंपनी है वो अथॉरिटी क्या है, पैरामाउंट है और सुप्रीम है। पैरामाउंट का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, एंड देयरफॉर इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। और जो भी इंडियन स्टेट्स हैं उनसे भी ऊंची है किसकी पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जस्टिफाइबेबल है, मतलब ये सही है कि अगर हम दूसरी कंट्री को एनेक्स करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट को, इंडिया के स्टेट को अपने अंदर मिलाना चाहते हैं उसको हरा कर, तो हमें ये करने का अधिकार है, क्योंकि हम क्या हैं, सुप्रीम पावर है। तो हम किसी भी इंडियन स्टेट को अपने अंडर मिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने राज्य को बचा रहे हैं। इस प्रोसेस में हम किसी भी स्टेट को थ्रेट कर सकते हैं। थ्रेट का मतलब हम किसी को भी धमका सकते हैं और किसी को भी एनेक्स कर सकते हैं, अपने अंदर मिला सकते हैं उसको हरा कर, ठीक है। तो ये इनका मोटिव था। अब ये इन्होंने क्यों किया हुआ था, क्योंकि ये और भी ज़्यादा टेरिटरीज को अपने अंडर लेने वाले थे, और इस पॉलिसी के अंडर वो किसी भी टेरिटरी को अपने अंडर ला सकते थे, या तो एनेक्स करके या फिर डरा कर उनके साथ संधि कर, ठीक है। और ये जो पॉलिसी है द पैरामाउंसी पॉलिसी, ये ही ब्रिटिशर्स के जो रूल है उसको आगे फॉरवर्ड करती है और ये ही आगे का मैप तैयार करती है। देखो ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप देखना तुम बहुत छोटी सारे स्टेट्स को ये लोग क्या करते जाएंगे, कैप्चर करते जाएंगे, धीरे धीरे करके सारे इंडिया पे ये कब्जा करना स्टार्ट कर देंगे। देखो अभी भी पूरे इंडिया पे कब्जा नहीं किया इन्होंने, अभी कौन कौन सा एरिया कब्जा है इनका, बंगाल वाला एरिया, ठीक है, नीचे साउथ वाला एरिया बहुत सारा इन्होंने कैप्चर कर लिया है, ठीक है, मैसूर वाला एरिया, मराठास वाला, महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, दिल्ली वाला एरिया, आगरा वाला एरिया, कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये कैप्चर किया, अभी पूरा इंडिया पे कैप्चर नहीं हुआ है, ठीक है, पूरा इंडिया अभी तक इनके अंडर नहीं आया है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे करके पॉलिसीज लाएंगे और सारे इंडिया पे कैप्चर करने। अब जब ये पैरामाउंसी वाला जो एरिया है, पैरामाउंसी वाली जो पॉलिसी है, जब ये लोग लेके आते हैं तो इसके अगेंस्ट जो है बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको समझते हैं हम, ठीक है। पहला, दिस प्रोसेस हाउ डिड नॉट गो अनचैलेंज। तो ये जो पॉलिसी आई थी इसको चैलेंज किया गया,
किसके द्वारा, एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किटोर, जो एक छोटा सा राज्य था किटोर नाम से, ये कहाँ पर था, कर्नाटका में था। ये एक इंडिपेंडेंट राज्य था, मैसूर से अलग था, ठीक है। इस पे कौन उस टाइम पर रूल करती थी, तो रानी चन्नम्मा जो थी वो रूल करती थी। टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट, तो इन्होंने क्या किया था, एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया था। एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट क्या होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस मूवमेंट क्या होता है, मतलब अपने एरिया पे कब्जा करने के खिलाफ, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है रोकने के लिए, रोकने के लिए मूवमेंट चलाया था। और जब ये मूवमेंट चला रही थी, मतलब लड़ाई हुई, और इनका नाम याद रखना तुम्हें, रानी चन्नम्मा, ठीक है, रानी चन्नम्मा थी। और कौन सा राज्य था, स्टेट ऑफ किटोर। तो उसमें ये क्या होती है, शी वॉज अरेस्टेड इन 1824, अरेस्ट कर दी जाती है, और डाइड इन अ प्रिजन, 1829 में इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जेल में डाल दिया जाता है इन्हें, और 5 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है। एक और एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है, इनके जो थे चौकीदार थे, ठीक है, चौकीदार थे वो, इनका नाम था रायना ऑफ संगोली इन कित्तूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। जब ये पकड़ी जाती हैं, अरेस्ट हो जाती हैं और जेल में डाल दी जाती हैं, तो इनके चौकीदार थे उस टाइम के रयाना, वो उस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स, और बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स और उनके रिकॉर्ड्स को जला देते हैं ये, ठीक है। और फिर ये, लेकिन वो भी पकड़े जाते हैं। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, तो रायना भी पकड़े जाते हैं, और 1830 में उनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी बिटवीन 1830 से लेके 1848। तो 1830 से लेके 1848 के बीच में जो टेरिटरियल एक्सपेंशन हुआ था, उसको हम समझ रहे हैं। In the late 1830s, the East India Company became worried about the Russia, ठीक है। 1830 में क्या हुआ, रशिया से बहुत ज़्यादा डर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। It imagined that the Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. उनको ये लग रहा था कि रशिया जो है, क्या पता एशिया क्रॉस करके इंडिया की तरफ आए, और इंडिया का जो एरिया है और जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, वहाँ से इंडिया पे अटैक करे और इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश करे। Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. तो इस डर के कारण ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट पर अपना कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं हम। नॉर्थ वेस्ट पे कौन सा इंडिया आता है, तो याद रखो, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर आपके आते हैं पंजाब, हरियाणा वाला एरिया, ठीक है, और राजस्थान वाला एरिया, तो इसे कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट, और जम्मू कश्मीर वाला कुछ कुछ एरिया, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, इस पे अब ये कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो जब इन्हें ये फियर लगा, इन्हें डर लगा कि रशिया के लोग आके कहीं इंडिया पे कब्जा ना कर लें, तो ये क्या करते हैं, अपना जो एरिया है उसको एक्सपेंड करते हैं टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट की तरफ। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान, तो नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान भी आता है, तो अफगानिस्तान भी इंडिया पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे कब्जा करना चाहता था। तो वो क्या करते हैं, 2 लड़ाइयाँ लड़ते हैं अफगानिस्तान के साथ। एक तो 1838 की लड़ाई है, ठीक है, और 1842 की लड़ाई है। इसमें कोई जीतता नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान भी इंडिया नहीं आ पाता, और ये भी पूरी तरीके से उन्हें हरा नहीं पाते। लेकिन इससे क्या होता है, कंपनी का रूल इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, कहाँ पर, इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा आता है, सिंध कौन सा एरिया है, ये पाकिस्तान का एरिया है। इसको ये पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। वाज टेकन ओवर इन 1843, ठीक है, 1843। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एक होम असाइनमेंट के लिए दिया है, व्हेन वाज द प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद द अफगानिस्तान फॉट। तो अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी वॉर्स हुई हैं, 1838 में और 1848 में, तुम्हें ये आंसर लिखना है, ठीक है। व्हेन वाज द सिंध टेकन ओवर, सिंध जो है पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वो कब ये लोग कैप्चर करते हैं,
देखो अभी साउथ में थे ना, अब देखो ये कहाँ पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान वाले एरिया में। अब पाकिस्तान वाला एरिया ये कैप्चर करते हैं 1843 में, याद रखना, ठीक है। और उसमें भी कौन सा एरिया, सिंध। अब इनका दूसरा जो एम था वो था पंजाब। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराज रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। उस टाइम पर जो राजा हुआ करते थे पंजाब के कौन राजा हुआ करते थे, वो होते थे महाराजा रंजीत सिंह। तो उनके कारण क्या है, कंपनी इन पे पंजाब पे कब्जा नहीं कर पाती। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में। और उनके सिख किंगडम हुआ करता था उस टाइम पर पंजाब में। कौन सा किंगडम होता था, सिख किंगडम। उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, उस पर अटैक करती है और दो लड़ाइयाँ लड़ते हैं ये लोग सिख किंगडम के साथ। और 1849 में पंजाब पर ये पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं और पंजाब को क्या कर लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं, यानी उसको हराकर उसको अपने अंडर ले लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना पंजाब कब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, 1849 के अंदर, ठीक है। सिंध कब आता है, 1843 के अंडर, ठीक है। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम लास्ट एक पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। इसमें क्या होता है, देखो द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन। अब एक और लहर चलेगी जिसमें जो बचे हुए एरियाज हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो ये कौन हुआ करते थे उस टाइम पर, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये कब से कब तक रहे थे गवर्नर जनरल, 1848 से लेके 1856 तक। तो लॉर्ड डलहौजी एक पॉलिसी लाते हैं जिस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जिस भी राज्य में, कोई भी इंडियन स्टेट है जहां पर किसी राजा का राज्य है, अगर उस राज्य में उसका कोई बच्चा नहीं है, अगर उसका कोई वंश नहीं है खुद का, तो फिर वो जो राज्य है वो किसके अंडर आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर कब्जा कर लेगी, ठीक है। ये कहलाती थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, याद रखना। किसी भी राज्य में अगर राजा का कोई बेटा नहीं है, उसका कोई वंश नहीं है, उसका खुद का खून नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो जो वो वाला स्टेट है इंडियन स्टेट, वो किसके अंडर आ जाएगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसके अंडर आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। इस तरीके का रूल, इस तरीके की पॉलिसी कौन बनाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती है, ठीक है। He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse। डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, एक पॉलिसी होती है, ठीक है। और लैप्स का मतलब ये होता है कि जिसमें बच्चा नहीं हो पाता है, ठीक है। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, ठीक है। उसका जो किंगडम होगा वो लैप्स हो जाएगा, that is become the part of the company territory, ठीक है। कोई भी अगर मेल हेयर नहीं है, हेयर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वंश, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी का ओनर समझ लो, ठीक है। तो अगर किसी भी इंडियन रूलर का जब उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई भी मेल हेयर नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगी, वो किंगडम क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। और वो किंगडम किसके अंडर आ जाएगा, बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉमन टेरिटरी, कंपनीज टेरिटरी। तो वो कंपनी टेरिटरी के अंडर आ जाएगा, ठीक है, कंपनी उस पर कब्जा कर लेगी। तो इस पॉलिसी से, तो मैंने देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। वो इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो क्या था इस लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी में, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी इफ एनी इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, हिज किंगडम वुड बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। अगर किसी का भी अपना वंश नहीं है, कोई भी मेल प्रिंस नहीं है, यानी कोई किसी के लड़का नहीं हुआ है अगर किसी भी इंडियन रूलर की, और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो किंगडम है वो किसके अंडर आ जाएगा, कंपनी की टेरिटरी के अंडर। तो इस पॉलिसी से इन्होंने कितने कहाँ कहाँ के किंगडम्स को रूल की एनेक्स किया था। पहला, सबसे पहले ये होता है सतारा में, महाराष्ट्र का एरिया है। फिर संबलपुर 1850 में, फिर उदयपुर, फिर नागपुर, फिर झांसी, और उसके बाद अवध, ठीक है। याद रख लेना, पहला 1848 सतारा,
संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी की रानी याद है तुम्हें? तो वो जो झांसी की रानी है ना, ये इसको भी एनेक्स किया जाता है क्योंकि इनका खुद का मेल हेयर नहीं होता है, ठीक है। और तो झांसी 1854 में जो है उसको एनेक्स कर लेती है कंपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, और 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया जाता है। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट, दे सेड दे वर obliged by duty to take over अवध in order to free the people from misgovernment of the नवाब। देखो, अवध वाला जो केस है थोड़ा सा डिफरेंट है। अवध में क्या हुआ था, अवध में ऐसा नहीं था कि वहां पर मेल हेयर नहीं था, लेकिन जो कंपनी है जो है उसे एनेक्स करने का एक रीज़न देती है, वो ये कहती है कि ये हमारी ड्यूटी है कि जो मिस गवर्नमेंट हो रही है अवध के अंदर, मिस गवर्नमेंट का मतलब जो वहाँ के नवाब हैं वो अच्छी तरीके से गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं, तो हमें इसको टेक ओवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये रीज़न देके वो अवध को भी एनेक्स कर लेते हैं और अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, यानी उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो देखो, इतने सारे राज्यों को वो एनेक्स कर रहे हैं एक बेकार सी पॉलिसी लाकर, तो इस कारण से क्या होता है, जो यहाँ के नवाब जो यहाँ के राजा हुआ करते थे वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और इसी के कारण क्या होता है, इंग्रेव्ड बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वाज डिपोज्ड, जो ये ह्यूमिलेटिंग वे जिसके कारण, यानी ह्यूमिलेटिंग का मतलब बहुत ही शर्मिंदगी वाला रीज़न दे के इनको नवाब से हटा दिया जाता है, या फिर इनका जो एरिया है वो कैप्चर कर लिया जाता है, मतलब जो स्टेट है उसको अपने अंडर एनेक्स कर लिया जाता है। इस कारण से क्या होता है, जो यहाँ के लोग होते हैं, द पीपल ऑफ द अवध जॉइंड द ग्रेट रिवॉल्ट डेट ब्रोक इन द 1857। तो एक रिवॉल्ट होता है, एक विद्रोह करते हैं यहाँ के लोग, जैसे झांसी की रानी भी होती है उसमें इंक्लूड, और बहुत सारे नवाब होते हैं, ठीक है। तो वो सारे नवाब मिलकर क्या करते हैं, 1857 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी पर रिवॉल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। और उनके खिलाफ जो है वॉर की स्थिति हो जाती है। तो वो हम आगे समझेंगे, अभी क्लास 8th में ही 1857 का रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी ख़त्म होती है। तो मैं ये सब याद कर लेना, इजी है, ठीक है। डेट्स याद रखनी है, कहाँ पर कौन राजा लॉर्ड हुआ करता था, कौन गवर्नर जनरल हुआ करता था, कौन कौन सा एरिया कैप्चर किया, और डेट्स ऑफ द वॉर की डेट्स याद रखना, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।